नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। किसी के लिए राहत की सांस तो किसी के लिए बाढ़ लेकर आती है, किसी के लिए सुहाना मौसम लेकर आती है बारिश, तो किसी के लिए मुसीबतों का पहाड़ लेकर आती है। बरसात के मौसम के साथ ही संभावना बढ़ जाती है कुछ खास बीमारियों की, जिसमें संक्रमण भी शामिल है और मुख्य तौर पर मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों का खतरा भी इस मौसम में बना रहता है। तो आज विशेषज्ञ हमारे साथ होंगे जिनसे हम ये समझेंगे कि बरसात के मौसम में और आने वाले दिनों में किस तरह से वेक्टर बोर्न डिजीजेस या मच्छर जनित रोग से बचाव किया जा सकता है, कैसे बचाव हो सकता है मच्छर के काटने से, और अगर किसी को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या जापानीज एन्केफेलाइटिस जैसी बीमारी हो जाती है तो किस तरह से उसका प्रबंधन होना चाहिए। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं और ये समझते हैं कि क्यों बढ़ जाता है बरसात के मौसम में मच्छरों के पनपने का खतरा और क्यों बढ़ती हैं मच्छर से होने वाली बीमारियां। बरसात के मौसम में मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बारिश के कारण जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, साथ ही वातावरण में आर्द्रता का अधिक स्तर और गर्मी, ऐसा होने से मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल स्थिति बन जाती है। इस मौसम में ज्यादातर बीमारियों के फैलाने का कारण मच्छर ही होते हैं। मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, जापानी बुखार और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। डेंगू और चिकनगुनिया वायरस के कारण होने वाली बीमारियां हैं। मच्छर जब संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वायरस मच्छर के शरीर में पहुंच जाता है और मच्छर संक्रमित हो जाता है। जब यही संक्रमित मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वायरस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। संक्रमित मच्छर के काटने के बाद कुछ ही दिनों में व्यक्ति में बीमारी के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के अधिकतर मामलों में सही प्रबंधन किया जाए तो व्यक्ति घर पर ही ठीक हो जाता है। गंभीरता बढ़ने पर ही व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाने की जरूरत होती है। मच्छरों के काटने से बचने के लिए सावधानी रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने घर और उसके आसपास पानी जमा न होने दें, जिससे मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। जगह जगह पानी भरा हो तो मच्छरों के पनपने का खतरा बढ़ता है और बढ़ जाती है संभावना वेक्टर बोर्न डिजीजेस की। किस तरह से होगा बचाव, जानते हैं विशेषज्ञों से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। तो आइए उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर नवल विक्रम, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। हमारे साथ आज के डिस्कशन में खास तौर पर शामिल रहेंगे श्री राजीव मांझी, जॉइंट सेक्रेटरी, नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और ख़ास तौर पर जब बात आती है मच्छर जनित रोगों से बचाव की तो ज़रूरी है कि इससे संबंधित जानकारी सभी तक पहुंचे, जो कार्य हम कर रहे हैं टोटल हेल्थ के माध्यम से। इस विषय से संबंधित अगर आपके भी कोई सवाल हैं या फिर कोई प्रश्न है जिसका समाधान आप हमारे विशेषज्ञों से पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 1800111234। इस नंबर पर कॉल करते समय टीवी की आवाज़ कम रखिए और संक्षिप्त सवाल पूछिए। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि किस तरह की तैयारियों की आवश्यकता होगी जिससे मच्छर के काटने से होने वाले रोगों से बचाव किया जा सके। सबसे पहले राजीव मांझी, आपसे ही हम ये समझना चाहेंगे कि देश में फिलहाल जो स्थिति है, वर्षा भी काफ़ी ज़्यादा हुई है और जल भराव की स्थिति भी बहुत से इलाकों में फिलहाल उत्पन्न हो गई है। आने वाले दिनों के लिए किस तरह का खतरा आप देखते हैं और वर्तमान स्थिति को किस तरह से समझाना चाहेंगे? जी धन्यवाद। बड़ा ही रिलेवेंट क्वेश्चन आपके प्रश्न रहे हैं। हम सभी को पता है कि बारिश के बाद जो एक स्थिति आती है जिसमें मच्छरों का ब्रीडिंग जो है, मॉस्किटो ब्रीडिंग बहुत बढ़ जाता है और मॉस्किटो ब्रीडिंग के बाद आप समझते हैं कि कितनी तरह की बीमारियां सामने आती है। जैसा कि पहले रिपोर्ट में हमने बताया कि मच्छर जनित बीमारियां जो है वो मुख्य रूप से फ्लड्स के बाद या बारिश के बाद 4 प्रोमिनेंटली भारत जैसे देश में दिखती हैं। इसके मामले वो सबसे पहले है डेंगी। डेंगी का खतरा बहुत बढ़ जाता है अगर आप देखें तो। दूसरा आता है चिकनगुनिया और थर्ड है जापानीज एन्केफेलाइटिस। साथ में मलेरिया भी अपना पूरा प्रकोप छोड़ता है बाढ़ के बाद और बारिश के बाद।
तो ये हमारी स्थिति होती है। जी डॉक्टर नवल विक्रम, क्योंकि बारिश के भीगने की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां हैं, खास तौर पर सर्दी जुकाम बुखार हो ही जाता है। ये कहा जाता है कि बरसात का मौसम दरअसल बीमारियों का मौसम भी बन जाता है। ऐसे में कितना मुश्किल है किसी भी व्यक्ति के लिए पहचान कर पाना, क्योंकि आमतौर पर सभी का गला खराब रहता है या जुकाम है, बुखार भी अक्सर लोगों को हो जाता है। किस तरह से ये समझा जाए कि जो बुखार है उसका कारण डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया है या सिर्फ एक वायरल संक्रमण है? क्या खास बात है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है किरण जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे बुखार जो भी हैं, हर बुखार डेंगू नहीं होता है या इस तरह की डेंगू, मलेरिया इस तरह की बीमारी नहीं होती है। मौसमी बुखार हम अक्सर देखते हैं, सालों साल पूरे साल चलता रहता है, मगर ख़ास तौर से इस तरह के मौसम में जैसे बारिशों के बाद मच्छरों का प्रजनन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस समय अगर तेज़ बुखार है, कुछ लक्षण ऐसे हैं जैसे तेज़ बुखार है, शरीर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है और ख़ास तौर से आँखों के पीछे अगर दर्द है, आँखों में, तो इस तरह की अगर, और साथ में अगर शरीर पे धब्बे पड़ते हैं लाल लाल, तो इस तरह के अगर कुछ लक्षण होते हैं तो वो चांसेस हैं कि ये अगर आपको शायद डेंगू हो सकता है। और अगर आपको बहुत बुखार जो है वो सर्दी लग के और खूब कपकपी होती है तो चांसेस हो सकते हैं कि ये मलेरिया का बुखार हो सकता है। तो और ये जो मौसमी बुखार होते हैं जैसे वायरल है, बाकी चीज़ें हैं, वो 3 या 4 दिन रहते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, मगर ये जो बीमारियां हैं इनका बुखार जो है थोड़ा लंबा भी चल सकता है और इनके साथ और भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो डॉक्टर नवल विक्रम, ये जो आपने लक्षण बताए हैं, आमतौर पर जो एक लेमैन है, सामान्य व्यक्ति है, उसको बुखार समझ में आता है या बॉडी एक है तो वो पहचान जाता है। कब आप ये सजेस्ट करते हैं या एडवाइस करते हैं कि अगर बुखार हो, कितने दिन के बाद या कितने दिन के लक्षणों के बाद व्यक्ति को जांच करवानी चाहिए? देखिए, ये जो बुखार है इनमें अगर बहुत तेज़ बुखार है, बहुत तेज़ बुखार की वजह से कई बार लोगों को बेहोशी भी हो जाती है या बिहेवियर बदल जाता है, इस तरह की अगर दिक्कत होती है तो एकदम से आप अपने चिकित्सक के पास जाएं या उस व्यक्ति को ले जाएं चिकित्सक के पास। नहीं तो आप इसको अगर 1 या 2 या 3 दिन इंतज़ार कर सकते हैं। अगर हल्का है बुखार है तो आप कुछ दिन, 2-3 दिन इंतज़ार कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर लोग जैसे कि आज बुखार शुरू हुआ, जैसे कल रात को बुखार शुरू हुआ, आज सुबह सब सारे के सारे आपने टेस्ट करा लिए, उसमें से कई सारे टेस्ट नेगेटिव आ गए। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि बुखार के एकदम से पहले 24 घंटे में आप जो भी टेस्ट कराएं वो हमेशा पॉजिटिव आए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि 2 या 3 दिन के बाद अगर आप टेस्ट कराएंगे तो बीमारी को पकड़ने में आसानी होगी और टेस्ट पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी, और यही मेरा कारण था पूछने का इस सवाल को, क्योंकि अक्सर यही होता है कि जहां लगा बुखार है तो जांच करवाने चले जाते हैं, लेकिन संदेश ये भी है कि विशेषज्ञ को जरूर दिखा लें और विशेषज्ञ की परामर्श से ही ये तय करें कि आपको जांच कब करवानी है। राजीव मांझी, आपसे हम ये समझ लें, डेंगू की जब बात आती है या डेंगू की जब बात आती है, किस तरह से माना जाए कि कार्य, क्योंकि हर वर्ष डेंगू आता है और उसके जो वेरिएंट्स हैं वो कुछ बदल जाते हैं, किस तरह से सरकार की तरफ से काम हुआ है और इस वर्ष के लिए क्या तैयारी है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि सरकार की तरफ से क्या कार्य हुआ है। अगर आप देखें, एक स्थिति जो बनी थी 1996 में, तो डेंगू का इतना बड़ा प्रकोप था और इतने केस फैटेलिटी रेट होते थे, इतने लोगों की मृत्यु होती थी। सरकार ने अपनी तैयारी ऐसी की कि आज केस फैटेलिटी रेट जो है वो घट करके बिल्कुल कम हो गया है। डेंगू का प्रकोप अगर आप देखें 2001 में, तो आप इस पे देख सकते हैं कि भारत के कुछ ही राज्यों में आप डेंगू देख सकते हैं जो रिपोर्ट होते थे जी, इंक्लूडिंग दिल्ली। आप 2011 में अगर इसके बाद देखें तो 2011 में देखेंगे तो डेंगू ने कैसे अपना प्रभाव पूरे राज्यों में फैलाया, और आज अगर देखें तो डेंगू पूरे देश में अगर इसमें देखें तो नेक्स्ट स्लाइड्स में अगर आप देखें तो पूरे देश में डेंगू अपना पांव फैला रखा है। तो इतने व्यापक रूप पे जब डेंगू पूरे पांव फैला रखा है, सरकार की इतनी तैयारी है कि अब केस फैटेलिटी रेट है जो 1996 में लगभग 1000 में 34 से 35 लोगों का डेथ होता था, वो आज घट करके 1 हो गया है।
सरकार की तैयारी अगर आप देखें तो उस समय हमारे टेस्ट सेंटर गांव में, रिमोट एरियाज में कहीं नहीं होते थे। और पूरे देश में अगर हम कहें तो मात्र 2001 तक हमारे पास 100 सेंटर्स होते थे। आज 805 सेंटर्स हैं। सो ये सरकार की उपलब्धि है। और इस बीमारी से आज हम इस स्थिति में हैं कि जैसे ही किसी को डेंगू रिपोर्ट होता है उसका नियंत्रण और उपचार सही समय पे हो जाता है और मृत्यु के खतरे से लोग बच जाते हैं। जी डॉक्टर नवल विक्रम, डेंगू की अगर बात करें, कौन से वो लक्षण आप बताने चाहेंगे जिन्हें खतरे का चिन्ह मानना चाहिए या डेंजर साइंस मानना चाहिए, जो ये इशारा करते हैं कि जो रोगी है उसकी स्थिति बिगड़ रही है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि डेंगू है तो काफ़ी लोग इस तरफ जाते हैं कि अब तो हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ेगी, प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, और न चाहते हुए भी पैनिक क्रिएट हो जाता है। किस तरह से इसे दूर करना चाहेंगे? बड़ा भ्रम है कि हर व्यक्ति के प्लेटलेट्स कम होंगे और सिवियरिटी बढ़ जाएगी। जी ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि डेंगू के जैसे बुखार के 2 स्टेज होते हैं। एक होता है जब बुखार होता है, दूसरा होता है जब बुखार उतरता है, जिसे क्रिटिकल फेज कहते हैं। जी। तो बुखार के समय ज़्यादा परेशानी नहीं होती, खाली बुखार की वजह से जो दिक्कत होती है, जो परेशानी होती है तब होती है। और जब बुखार उतरता है उस समय प्लेटलेट डाउन होते हैं और भी चीज़ें शुरू होती हैं। तो वार्निंग साइंस, किसी को अगर बुखार है या किसी को अगर पॉजिटिव भी आ गया है डेंगू, हर एक को अस्पताल जाके भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। वार्निंग साइंस ये होते हैं कि अगर बुखार लगातार तेज़ चल रहा है, बजाय आप दवाई ले रहे हैं उसके लिए फिर भी कम नहीं हो रहा है, टैबलेट्स ले रहे हैं, गोलियां ले रहे हैं, उससे कम नहीं हो रहा है, तो हो सकता है आपको इंजेक्शन देने की ज़रूरत पड़े बुखार कम करने के लिए। दूसरा है कि अगर सर में दर्द है जो बहुत सीवियर है और वो लगातार बना हुआ है, वो एक है। और तीसरा है कि अगर आदमी जैसे किसी को बुखार की वजह से या जैसे अपने सेंसेस खो बैठा है, या वो बेहोशी की हालत में जा रहा है, या मुंह कुछ ले नहीं पा रहा है, लगातार पेट में दर्द है और उल्टियाँ हो रही हैं, कुछ भी मुंह से लिया नहीं जा रहा है और पेट फूलता जा रहा है, तो अगर इस तरह के सिम्टम हैं और साथ ही अगर शरीर में दाने पड़ रहे हैं या लाल लाल चकत्ते जैसे कहते हैं वो पड़ रहे हैं, और साथ में कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग जिसे कहते हैं, जैसे नाक से ब्लीडिंग हो रही हो या आपके यूरिन में ब्लीडिंग हो रही हो या स्टूल्स में ब्लीडिंग हो रही हो, तो अगर इस तरह के कोई सिम्टम होते हैं तो ये ज़रूरी है कि उसी समय अस्पताल जाया जाए और भर्ती करने की ज़रूरत पड़ सकती है और आगे इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। जी फिलहाल एक कॉलर है नैनीताल से, जानकी है फोन लाइन पर। बहुत स्वागत आपका जानकी जी, सवाल पूछिए। धन्यवाद मैडम। मेरा सवाल है कि जैसे डेंगू के मेन लक्षण में बोला जाता है कि आपको बुखार आना इसका मेन लक्षण है, लेकिन मुझे इन दिनों बरसात में मुझे ये दिक्कत हो रही है कि मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा और मेरे लीवर संबंधी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो पूछना चाहती हूँ कि क्या ये भी एक इसका एक लक्षण हो सकता है? जी डॉक्टर नवल विक्रम, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या अन्य रोगों की बात की जाए जो मच्छर के काटने से होते हैं, क्या डाइजेशन भी उसमें प्रभावित हो सकता है? कुछ हद तक डाइजेशन प्रभावित हो सकता है, मगर अगर ये सीवियर फॉर्म होता है इनका, किसी का जैसे डेंगू, मलेरिया, इनका अगर सीवियर फॉर्म होता है तब लिवर की भी प्रॉब्लम हो सकती है और लिवर को भी अफेक्ट कर सकता है, शरीर के और भी ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है। मगर जिस तरह से मुझे ये लग रहा है कि आपने बताया है कि ये बारिश के मौसम में डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, मगर ये मुझे नहीं लगता कि ये डेंगू की वजह से है। पेट की समस्या हो सकती है क्योंकि इस मौसम में पेट के संक्रमण भी बढ़ जाते हैं। खाने और पानी को लेकर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। राजीव जी, आपसे ये समझ लें, क्योंकि बहुत सारे देश के ऐसे भाग हैं जहां जल भराव की स्थिति है। ऐसे में अगर लोकेलिटी के पास या कोई बॉडी वाटर बॉडी है, जल स्राव का स्रोत है, या फिर जल भराव हो गया है, किस तरह के ध्यान रखना पड़ेगा और क्या मेजर्स उठाए जाएं जिससे जो मॉस्किटो ब्रीडिंग है उससे ही रोका जा सके? बिल्कुल, देखिए जैसे ही जल भराव हो जाता है और ये साफ पानी जहाँ तहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें पूरी पॉसिबिलिटीज़ होती है कि मच्छर वहाँ पनपेंगे, वहाँ एक ब्रीडिंग साइट नया क्रिएट हो जाता है। और डेंगू के मच्छर जब वहाँ पनपने लगते हैं तो हमें कोशिश करनी है कि उसको, आप सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार के लोग भी आते हैं उसको साफ़ सफाई करने के लिए, पर हम सबको जागरूक रहने की ज़रूरत है। अगर बहुत ऐसे जगह हैं हमारे घरों में या कहीं कहीं वो रोड पे या सॉलिड वेस्ट है जहाँ डेंगू के मच्छर ये पनपते हैं,
तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि आसपास में घर में कहीं भी कोई भी कंटेनर हो जिसमें पानी जमा हो रहा है, हम उसे ज़रूर पलट दें, हम उसे ज़रूर साफ़ रखें। और अगर आपके आसपास इकट्ठा हो रहा है पानी, तो आप पास के म्युनिसिपैलिटी में ज़रूर इसकी सूचना दें। पास के जो भी अर्बन सिटीज़ के सेंटर्स हैं उसमें इसकी सूचना दें, ताकि वो उचित कार्रवाई करें। हमारे लिए ज़रूरी ये होता है कि हम वहाँ लार्विसाइड का प्रयोग करें ताकि लार्वा को नहीं पनपने दें। हमारे लिए ज़रूरी ये है कि अगर वहाँ लार्वा से एडल्ट बन गया मच्छर, तो एडल्टिसाइड का हम प्रयोग कर सकते हैं। सरकार के पास ये सब व्यवस्था है, आपको सूचना देने की ज़रूरत है। सरकार की तरफ से जागरूकता वैसे भी रहती है, लेकिन जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ज़रूर सूचित करें और उसमें उचित कार्रवाई कीजिए। बेहद महत्वपूर्ण संदेश। फिलहाल अमित जी हैं फोन लाइन पर, जिन्होंने कॉल किया है दिल्ली से। अमित जी, स्वागत आपका, पूछिए सवाल। मेरा सवाल माजी सर से है जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग तो काम कर ही रहे हैं जी, पर स्वास्थ्य विभाग के अलावा जो दूसरे विभाग हैं वो डेंगू मलेरिया इनके कंट्रोल में किस तरह से सहायता कर सकते हैं? जी, इसी पर विशेष तौर से बात हो रही है। राजीव जी, किस तरह से एड्रेस करना चाहेंगे इस जी? बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन रेज किया है। हमारा एक इंटरसेक्टरल कन्वर्जेंस होता है, और जब से ये जुलाई से नवंबर का जो हमारे लिए ये पीरियड होता है, इसमें वेक्टर जनित रोग हैं, मच्छर जनित रोगों का काफ़ी व्यापक रूप ले लेता है। तो हम इंटरसेक्टरल कन्वर्जेंस करते हैं। अर्बन डेवलपमेंट से हमारी काफ़ी बातचीत होती है, वो राज्य के स्तर पे भी, केंद्र के स्तर पे भी। जो विभाग इससे संबंधित है, खास करके अर्बन डेवलपमेंट हो गया, लोकल म्युनिसिपैलिटीज़, उनके साथ हमारा इंटरसेक्टरल कन्वर्जेंस एक मीट होती रहती है, और हम कोशिश करते हैं कि उनको समय समय पर एडवाइजरी भेजते रहें। उनको हम जागरूक करते रहते हैं, राज्य सरकार को भी, संबंधित मंत्रालयों को भी, कि आप इंश्योर करें, आप सुनिश्चित करें कि आपके विभाग द्वारा जो भी आप कर सकते हैं, जो खासकर पानी नहीं जमने दें, या जो आपके कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, जो आपके आपदा प्रबंधन के लोग हैं, वो सभी जागरूक रहें और इसमें अपना योगदान करें। तो सभी मंत्रालयों से, वो चाहे केंद्र सरकार के हो या राज्य सरकार से हो, एक समन्वय बनाया जाता है और सब मिलकर के काम करते हैं। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर नवल, एक ईमेल है, सुप्रिया जी हैं, वो ये जानना चाह रही हैं कि इनको डेंगू के लक्षण हुए थे, बुखार ठीक हो गया, लेकिन अभी भी इनके जोड़ों में दर्द, थकावट रहती है। तो लगभग कितने समय तक जो रिकवरी पीरियड होता है, व्यक्ति पूरा ठीक हो सकता है? जी बिल्कुल, डेंगू के बाद पूरी तरह से व्यक्ति ठीक हो सकता है। हाँ, किसी भी वायरल इन्फेक्शन में, डेंगू भी एक वायरल इन्फेक्शन है, किसी भी वायरल इन्फेक्शन के साथ हो सकता है कि कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक कमज़ोरी शरीर में और थकावट सी महसूस होती रहे। इसे पोस्ट वायरल एस्थीनिया या पोस्ट डिजीज़ एस्थीनिया कहा जाता है। वो कुछ समय तक रह सकता है। मगर मैं यहाँ अगर बताना चाहूँगा कि अगर इनको जोड़ों में दर्द लगातार रह रहा है, तो एक बार जांच इनको देखना चाहिए कि कहीं इनको चिकनगुनिया की प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, क्योंकि डेंगू के साथ जनरली ये देखा जाता है कि डेंगू के सिम्टम ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद जोड़ों में दर्द नहीं होता है। जोड़ों में दर्द चिकनगुनिया की वजह से रहता है, जो कुछ हफ्तों से लेके कुछ लोगों में कुछ महीनों तक हो सकता है। तो इस बात का वो इसकी जांच अगर वो करा लें अपने चिकित्सक को दिखा के, तो ठीक रहेगा। जी डॉक्टर नवल, जब बात आती है बुखार के मैनेजमेंट की, व्यक्ति को बुखार हुआ, अभी तक जांच नहीं हुई, तो पता नहीं है चिकनगुनिया है, डेंगू है या कोई और समस्या, किस तरह से मैनेजमेंट या प्रबंधन पर ध्यान देना होगा जिससे जिन कॉम्प्लिकेशंस की हम बात कर रहे थे, जटिलताएं ना बढ़े और जो रिकवरी है उसमें भी जल्द हो जाए और उसमें कहीं ना कहीं लाभ हो सके? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये डेंगू, चिकनगुनिया और ये जापानीज एन्केफेलाइटिस, ये सारे वेक्टर बॉर्न डिसीजेस में वायरस की वजह से हैं, इसीलिए इनका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कुछ नहीं है। खास स्पेसिफिक दवाई, कोई दवाई नहीं है। मलेरिया के लिए दवाई होती है, मगर इनके लिए, डेंगू के लिए कोई दवाई नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, सिम्टम्स की कंट्रोल करना। सिम्टम्स कंट्रोल करने का मतलब ये है कि जैसे बुखार है, शरीर में दर्द है, तो उसके लिए आप सिर्फ पैरासीटामोल जो दवाई होती है वो लीजिए, क्योंकि उसके साथ अगर और भी दवाइयाँ होती हैं जो और ग्रुप की होती हैं, जैसे ब्रूफेन है
या और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिसे हम कहते हैं जी। वो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो जो दवाइयाँ होती हैं वो प्लेटलेट्स पे बुरा असर डालती हैं, उसको कम कर सकती हैं। मगर ये जो पैरासीटामोल ग्रुप होता है ये बेस्ट होता है, बुखार भी कम करता है, शरीर के दर्द को भी, सर के दर्द को भी, सब चीज़ को कम करता है, मगर ये प्लेटलेट्स पे और आपके स्टमक पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है इसका। तो यही एक ट्रीटमेंट है, बुखार कंट्रोल करिए, अच्छे से फ्लूइड इनटेक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें डेंगू का यही इलाज होता है। अस्पताल में अगर आप भर्ती भी होते हैं तब भी यही होता है कि बुखार का कंट्रोल दिया जाए और फ्लूइड मैनेजमेंट किया जाए, बस यही चीज़ें होती हैं। और अगर जैसे मैंने वार्निंग साइंस बताए थे, अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने चिकित्सक से संपर्क करके अस्पताल में भर्ती होइए। एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये वायरल चीज़ें हैं या मलेरिया जो है वो दूसरे जो पैरासाइट से होता है, इनमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। और बिना अपनी चिकित्सक की सलाह लिए कोई एंटीबायोटिक ना लीजिए, क्योंकि वो आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा करेंगी, उसका असर कुछ नहीं होगा। जी, एक और महत्वपूर्ण संदेश जो उन लोगों के लिए जो खुद ही किसी का प्रिस्क्रिप्शन देखकर या केमिस्ट से पूछकर दवा लेना प्रेफर करते हैं और ये सोचते हैं कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, बुखार है तो विशेषज्ञ को दिखाएं और उनकी सलाह से ही किस तरह से इलाज होगा ये जानें। राजीव जी, जब बात आती है मच्छरों से बचाव की, तो अपने अपने स्तर पर क्या किया जा सकता है? जो लोग लोकेलिटीज़ में रहते हैं, सोसाइटीज़ में रहते हैं और घर के अंदर भी मच्छरों के काटने से बचाव करने के क्या क्या उपाय हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं? देखिए, हर व्यक्ति को ये सुनिश्चित करना है कि मच्छरों के काटने से वो अपना बचाव कर सकें। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जब भी आप घर मकान बनवाते हैं या अभी जहाँ भी आप रह रहे हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि आपकी खिड़की दरवाजे में जाली लगे हों, ताकि बाहर से मच्छर नहीं आए। सो पहला काम तो ये होना चाहिए कि घर में जाली लगे खिड़की और दरवाजे में, पूरी बाजू के कपड़े पहने, ताकि आप दिन में ये जो मच्छर काटते हैं सुबह और शाम को अधिक, पर दिन में ही ये काटते हैं, तो इससे आप बच सकते हैं। कीटनाशक का जो रिकमेंडेड है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, वो चाहे वेपराइजर्स हो या क्रीम हो। पर सबसे ज़रूरी है कि जब आप बच्चों को सुलाएं या बुज़ुर्ग या किसी को सोने के लिए दिन में ज़रूरत है, तो ध्यान रखें कि मच्छरदानी का प्रयोग ज़रूर हो। जी, मच्छरदानी का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है इस समय में, ताकि मच्छरों से बचाव किया जा सके। जी, डॉक्टर नवल विक्रम, मलेरिया के लक्षणों की बात की जाए और किस तरह से प्रबंधन होना चाहिए, क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि मलेरिया के टाइप्स की अगर बात होती है तो दो तरह के हैं, जिसमें कहा जाता है कि अगर मलेरिया वाइवैक्स है तो शायद उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा नहीं होती। किन बातों का ध्यान रखना है? मलेरिया जो है उसमें मेनली तो दो टाइप के भारत में देखे जाते हैं, और भी टाइप के हैं, मगर वो उनका जो है वो ये प्रचलन कम है। जी, वाइवैक्स जो क्लासिकली कहा जाता था पहले की एक माइल्ड तरीके का है, मगर आजकल वाइवैक्स की वजह से भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस आ रहे हैं, तो अब वाइवैक्स उतना माइल्ड नहीं रह गया है। मगर फैल्सीपैरम जो दूसरी वैरायटी है वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें जो लोड होता है, पैरासाइट का लोड जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है, हार्ट को अफेक्ट कर सकता है, बड़े सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है। तो सिम्टम्स मलेरिया के होते हैं तेज़ बुखार जो ठंड लग के होता है और कपकपी लग के होता है, और वो बुखार जो हो सकता है एपिसोड्स में होता है, कि जब पैरासाइट ब्लड में छूटता है जाता है तब एकदम फीवर का एपिसोड होता है, उसके बाद फीवर उतरता है, मगर फिर एक फीवर का एपिसोड होता है। तो अगर इस तरह के एपिसोड्स हैं तो चांसेस है कि ये मलेरिया की वजह से हो, और उस समय अगर जांच की जाए तो उसमें पता लग सकता है कि ये मलेरिया है, एक तो कंफर्म हो सकता है, और कौन से टाइप का मलेरिया है, वाइवैक्स है या फैल्सीपैरम है या तीसरे किसी और तरीके का है, तो वो उससे पता लग सकता है और उसी के हिसाब से इमीडिएटली दवाई शुरू की जा सकती है। राइट। तो आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं मच्छर जनित रोग से बचाव के बारे में। हमारे साथ आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर नवल विक्रम, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और श्री राजीव माझी, जॉइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अब समय है टोटल हेल्थ में रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड का, कुछ भ्रमों को दूर करने का। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर नवल विक्रम आपसे, मॉस्किटो बोर्न डिजीजेज यानी मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों का प्रभाव सभी बीमारियों में एक जैसा होता है? जी, लगभग सभी बीमारियों में एक ही जैसा होता है, अलग माइल्ड से लेकर के कुछ सीवियर तक हो सकती है। जी, राजीव जी, जो मच्छर है वो सिर्फ रुके हुए गंदे पानी में ही पनपते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मच्छर साफ पानी में भी पनपते हैं, और ये खासकर जो एडिस मच्छर हैं ये अक्सर साफ पानी में ही पनपते हैं। डॉक्टर नवल विक्रम, जॉइंट पेन या जोड़ों में दर्द किसका मुख्य लक्षण हो सकता है? डेंगू बुखार या चिकनगुनिया?
चिकनगुनिया बुखार का मेन लक्षण हो सकता है जोड़ों में दर्द। राजीव जी, क्या बुखार होना सभी मच्छर जनित रोग में मुख्य लक्षण होता है? देखिए, एक बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कोई नहीं कह सकता। बहुत बार बुखार नहीं हो तब भी मच्छर जनित रोग होते हैं। जी डॉक्टर नवल विक्रम, क्या मच्छर एक खास ब्लड ग्रुप के लोगों को ज्यादा काटते हैं या एक खास ब्लड ग्रुप हो तो उन लोगों का बचाव हो सकता है? जी नहीं, अगर डेंगू और चिकनगुनिया डेंगू की बात करें तो ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो सब हर तरह के ब्लड ग्रुप में समान रूप से डेंगू से या मच्छर जनित रोगों से प्रभावित हो सकते हैं। जी राजीव जी, जो मच्छर हैं वो सिर्फ रात को काटते हैं, इसलिए दिन में किसी तरह का अपने आप को बचाने का विकल्प लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्या कहना चाहिए? नहीं, मच्छर जो है एडिस जो है वो दिन में ही काटते हैं, तो दिन रात कभी भी आपको मच्छर काट सकते हैं। आपको बचाव के लिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। डॉक्टर नवल, अगर किसी व्यक्ति को बुखार हो तो कितने दिन के बाद जांच करवाई जाए? मैं कहूँगा कम से कम 2 या 3 दिन बाद, 48 से 72 घंटे के बाद जांच कराई जाए तो बेहतर रहेगा। राजीव जी, अगर किसी व्यक्ति को एक बार डेंगू हो चुका है तो क्या उसे इम्यूनिटी मिल गई और वो ये निश्चिंत हो जाए कि दोबारा ये रोग नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल एस्टेब्लिश नहीं है। कुछ समय के लिए इम्यूनिटी होती है पर हमेशा के लिए नहीं। जी डॉक्टर नवल विक्रम, जीका वायरस अगर गर्भवती महिला को हो जाए तो क्या उसके बच्चे में कंजेनाइटल डिफेक्ट्स या जन्मजात विकार होने की संभावना हो सकती है? जी हो सकती है। अगर वो जीका वायरस का इन्फेक्शन लास्ट ट्राइमेस्टर में अगर होता है तो बच्चे में विकार होने की संभावना बढ़ सकती है। राजीव जी, इनमें से क्या अधिक प्रभावशाली और उपयोगी विकल्प है मच्छर के काटने से बचने के लिए? मच्छरदानी का उपयोग करना या मॉस्किटो रेपेलेंट्स लगाना? मच्छरदानी का प्रयोग करना सबसे काफी कारगर विकल्प होगा। डॉक्टर नवल, क्या जापानीज एन्केफेलाइटिस के केसेस में अगर स्थिति बिगड़ती है तो ब्रेन में, मस्तिष्क में इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है? जी बिल्कुल, मस्तिष्क में इन्फ्लेमेशन होना इसका एक मुख्य कारण होता है, मेन सिम्टम होता है जिसकी वजह से जान जा सकती है। मच्छर ना पनपे राजीव जी, इसके लिए अपने घर के कौन से एरियाज हैं या कौन सी जगह है जिनकी जांच अवश्य कर लेनी चाहिए? फ्रिज की ट्रे हो या टूटे फूटे बर्तन रखे हो या फिर जो जंक या कूड़ा कबाड़ जहां रखा जाता है, कौन सी जगह की देखभाल करना ज्यादा जरूरी है? आपने लगभग वो सभी जगह बता दी है कि घर में कूड़े कबाड़ हो या कहीं बर्तन पड़े हो या कुछ भी हो, हर जगह देखना है कि उसमें पानी तो इकट्ठा नहीं हो रहा है और उसमें लार्वा तो नहीं बन रहा है। तो घर में हमें सावधान रखने की जरूरत है और ये बहुत ज़रूरी है कि आप ड्राइंग डे का ऑब्जर्व करें किसी दिन। डॉक्टर नवल विक्रम, डेंगू, चिकनगुनिया या अदर जो वेक्टर-बोर्न डिजीजेज हैं उसमें एंटीबायोटिक्स का प्रयोग वायरल डिजीजेज में कितना प्रभावशाली है? एंटीबायोटिक्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वायरल डिजीजेज में। अगर आपका चिकित्सक आपको कहता है कि वायरल डिजीजेज के साथ बैक्टीरियल भी सुपर एडेड इन्फेक्शन हो सकता है, हाँ तब एंटीबायोटिक्स की जरूरत है। अदरवाइज एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है इनमें। राजीव जी, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? एक वाक्य में संदेश है कि मच्छर से आप अपना बचाव करें, अपने आसपास सफाई रखें और सफाई रखने के साथ साथ जो भी हम लोगों ने बताया आपको उपाय, उनका आप ध्यान रखें ताकि मच्छर से होने वाले आपको किसी तरह के आपको या आपके परिवार को नहीं हो कोई बीमारी। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर नवल विक्रम, राजीव माझी, आप शामिल हुए आज के डिस्कशन में, बहुत से भ्रमों को दूर किया है। और जैसा हमारे विशेषज्ञों ने कहा है कि अगर बुखार होता है तो आवश्यक है उसका सही प्रबंधन हो, पैनिक की स्थिति ना क्रिएट हो, लेकिन एक विशेषज्ञ की सलाह से ही दवा ले। जांच कब करवानी है, किस तरह से प्रबंधन होगा, ये विस्तार से बताया गया है। लेकिन मच्छरों से बचाव के लिए सिर्फ ये सोच के ना बैठ जाए कि कोई और आके आपके लिए कार्य करेगा। घर में, अपने आसपास की जगहों पर खुद बचाव करना है। भागीदारी सभी की होनी चाहिए क्योंकि बात है सभी की सेहत की। सेहत संबंधित जानकारी हम टोटल हेल्थ के माध्यम से आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।